हेलो बेटा, आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो आपका एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ से है। हमने जो गाउस लॉ पढ़ा उस गाउस लॉ के बेसिस पे आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपके गाउस लॉ की एप्लीकेशन पे बेस है। ठीक है बेटा, जो हम लोग आज फर्स्ट एप्लीकेशन पे वर्किंग करेंगे वो आपकी एप्लीकेशन है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के वजह से। दैट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ओके, अब यहाँ ध्यान देना कि हमें एक वायर कंसिडर हम कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, कि मैंने यहाँ एक वायर कंसिडर किया जो कैसा है बेटा, इन्फिनिटली लॉन्ग है। दैट मीन मुझे इस वायर की लेंथ का पता नहीं है, तो मैं इस वायर पर एक पर्टिकुलर लेंथ कंसिडर करता हूं, यहां जो मैंने ले ली L। ठीक है, अब आपको वायर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होगा भाई, 1D में होगा, 2D में होगा या 3D में होगा। ऑब्वियसली अगर वायर पे चार्ज को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिफॉर्मली तो आपका 1D में रहेगा। दैट मीन यहां जो आप लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा यूज में लोगे, बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम यहां देखें भाई, अगर मैं कह दूं भाई ये मेरे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट P है, ठीक है, जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इस कंप्लीट वायर की वजह से। ठीक है, तो अगर मैं कह दूं भाई ये अगर वायर मैं ले रहा हूं P, तो ये पॉइंट P का अगर मैं कह दूं भाई डिस्टेंस R है, तो इस वायर को लेके आप गाउसियन सरफेस का कौन सा लोगे भाई, ऐसा सरफेस लेना है जिसमें ये वायर आपका क्या कर सके, कंप्लीटली क्लोज हो सके। तो ऑब्वियसली आपको यहां जो यहां जो आप वायर का गाउसियन सरफेस कंसीडर करोगे वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। और अगर हम यहां ध्यान दें कि भाई अगर हम यहां फ्लक्स की बात करें, किसकी बात करें, फ्लक्स की, कि इस क्लोज सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा, तो अगर हम लोग सीधा गाउस एप्लीकेशन की बात करें तो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस और नो, सिंपल टर्म्स में अगर लूं भाई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगर हम यहां ध्यान दें कि भाई अगर हमने वायर का लेंथ L कंसिडर किया, जो मैं यहां इस पे कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो तुम्हारे पास लैम्डा होगा वो कितना होगा, Q अपॉन L। तो Q कितना होने वाला है, लैम्डा L। ये बात ध्यान रखनी है अपने को, पहली बात तो ये। सेकेंड थिंग, अगर यहां आपने क्लोज इंटीग्रेशन किया है, दैट मीन आप किसी क्लोज सरफेस को ले रहे हो। भाई ये तो था भाई गाउस लॉ जो था वो यही तो था कि भाई जो फ्लक्स आपका लिंक अप करेगा या फ्लक्स आपका थ्रू आउट करेगा, वो फ्लक्स आपका किसी पर्टिकुलर क्लोज सरफेस से क्या करेगा, थ्रू आउट करेगा। अब बात ध्यान देना बेटा कि भाई यहां आपके पास कितनी सरफेस है जहां से फ्लक्स आउट हो सकता है। फर्स्ट इस सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस का टॉप, सेकेंड इसका जो कर्व पोर्शन है वो, और थर्ड इसका बॉटम। हाँ या ना, इनके अलावा कोई सरफेस है जहां से फ्लक्स निकल सकता है, ऑब्वियसली नहीं निकल सकता। तो हमें क्या करना है, इन तीनों सरफेसेस पे हम यहां एरियल कंपोनेंट कंसिडर करेंगे। चलो ठीक है, यहां मैंने एक एरियल कंपोनेंट ले लिया भाई, इसको नाम दिया ds1, ये ds2, और यहां जो लिया उसका ds3। अब वही सिखाया था आपको मैंने कि भाई अगर एरियल वेक्टर लेते हो, क्या लेते हो, एरियल वेक्टर लेते हो, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन उस सरफेस की क्या होने वाली है, परपेंडिकुलर होने वाली है। तो ऑब्वियसली अगर मैं यहां दूं कि भाई ये मेरे पास आ गया ds1 वेक्टर, ds3 वेक्टर एंड ds2 वेक्टर। अब मेरे पास दूसरी जो टेंशन है वो ये है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहां क्या होगा। अब ध्यान देना, ठीक है, कि अगर हमें डायरेक्शन की बात की जाए और मैं यहां ध्यान दूं, देखो ज़्यादा टाइम आपका खराब नहीं करूंगा, ये मेरे पास वायर है, ठीक है, ठीक है, और मैंने यहां एक पॉइंट ले लिया भाई, डिस्टेंस मैंने ले ली भाई, ये मेरे पास R है, ये पॉइंट P है, ये O है। ठीक है, अगर मैं यहां दो अगर इक्वल हाइट पर
अगर मैं दो लेंथ कंपोनेंट dl एंड dl कंसिडर करूं जहां आपका चार्ज dq और dq प्रेजेंट है, बात समझना। तो इस पॉइंट पर इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ये होने वाला है, ये मेरे पास और ये मेरे पास, ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर हम यहां ध्यान दें इस पॉइंट पर तो ये थीटा, सर ये भी थीटा लो, ठीक है बेटा ले लिया, ये भी थीटा और ये भी थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इफेक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहां जो आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कंपोनेंट हमारे पास आए हैं इस लेंथ कंपोनेंट की वजह से, उनके हमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां लेने होंगे। तो आप यहां अगर कंपोनेंट लोगे तो ऑब्वियसली अब ज़्यादा हम लोग देखें तो भैया ये कितना, सर d1 cos थीटा, ओके सर, दूसरा कितना भैया d2 cos थीटा, ठीक है, d1 भाई पॉजिटिव वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना हो जाएगा sin थीटा, और भैया ये कितना होगा। अब तुम ये देखो कि भैया अगर ये डिस्टेंस r, अगर ये डिस्टेंस में यहां पर, चलो ठीक है स्मॉल r ले लूं, कितना ले लूं, स्मॉल r ले लूं, तो शायद आप लोगों को दिख रहा होगा कि भाई d1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड d2 के इक्वल होगा, वैल्यू कितनी होगी k dq r स्क्वायर। तो तुम्हें अंदाजा लग गया होगा कि भाई यहां जो de1 साइन थीटा de2 साइन थीटा है वो मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम, और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट। तो अपने इफेक्ट को क्या कर देगा बेटा, कैंसिल कर देगा। अब यहां देखो कि भाई de cos थीटा एंड de2 cos थीटा, ये दोनों जो कंपोनेंट है वो आपका p पर सेम डायरेक्शन में है और सेम मैग्नीट्यूड में है। तो भैया यहां देखा कि भाई यहां जो इफेक्ट आएगा दोनों के सम के इक्वल होगा, लेकिन ध्यान देना यहां तो काफी सारे कंपोनेंट्स होंगे, तो यहां जो रिजल्टेंट आएगा वो इन सब कंपोनेंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्किंग करेगा उन सब का वेक्टर सम होगा। अब बात ये आ रही डायरेक्शन की, तो ऑब्वियसली यहां अगर P पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ऑब्वियसली इस सरफेस की क्या होने वाली है, वो परपेंडिकुलर, क्या होने वाली है, परपेंडिकुलर। वेरी गुड, आगे चले। तो भैया यहां अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आऊं तो ये कितना E और ये भी कितना E। तो टोटल यहां अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो वो इस सरफेस के, सॉरी इस इलेक्ट्रिक जो आपका ये चार्ज वायर है, जो लीनियर चार्ज वायर है, उससे क्या होने वाला है, आपका परपेंडिकुलर होने वाला है। तो यहां अगर हम ध्यान दें और इसको अगर मैं ओपन करूं तो ऑब्वियसली ये क्लोज सरफेस के पास, क्लोज सरफेस जो बना है वो तीन अलग अलग सरफेस में मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं भाई, इसका टॉप ले सकता हूं, इसका बॉटम ले सकता हूं और इसका कर्व सरफेस ले सकता हूं। अब ध्यान देना कि यहां ये जो इंटीग्रेशन तुम्हारा है ये हो जाएगा E ds1 E ds2 E ds3 और किसके इक्वल, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। भैया अगर इसे ओपन करोगे तो E ds1 cos थीटा 1 E ds2 cos थीटा 2 और E ds3 cos थीटा 3 इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ? तो भैया ये बताओ यहां थीटा 1 कितना, ये रहा थीटा 1 90 डिग्री, थीटा 2 0 डिग्री, थीटा 3 90 डिग्री। भाई बोल वैल्यू बता कि भैया ये 90, थीटा 2 भैया कितना 0, थीटा 3 कितना भैया 90। क्लियर हुआ? तो तुम्हें पता लग गया भाई कोस 90 का वैल्यू 0, कोस 0 का वैल्यू 1 और कोस 90 का वैल्यू अगेन 0। तो तुम्हारे पास जो टर्म्स है वो कितने हैं, इंटीग्रेशन E ds2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ऑब्वियसली E इंटीग्रेशन ds2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस सिलेंडर का अगर सरफेस एरिया मैं आपको फाइंड करवाऊं तो अगर देखो
वैसे तो मोस्टली बच्चे बता देंगे सर 2πRL कर दो आ जाएगा आंसर, बट यहाँ समझने की कोशिश करना कि अगर इस सिलेंडर को, अगर इस गाउसियन जो आपका सरफेस है इसे हम लोग ओपन करें, इस सिलेंडर को अगर मैं काटूं और इसको मैं फ्लैट करूं तो मुझे ये मिलने वाला है एक, हाँ या ना, एक रेक्टेंगल मिलेगा। भैया ये कितना, भाई इसको मैं खोलूं तो इसकी सर्कमफेरेंस इक्वल तो 2πR और लेंथ कितनी है L, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बोल भाई 2πRL। तो भाई तेरे पास आंसर क्या आया, तेरे पास आंसर आया कि सर E 2πRL इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E कितना है तेरे पास Q अपॉन 2πRL एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन L देख कहाँ है, कहाँ बताया था, लैम्डा, आया नहीं आया, अरे बैठा नहीं बैठा कि भाई ये Q अपॉन L बेटा कितना बेटा सर लैम्डा बेटा, ठीक है बैठा भाई, बोल भाई वैल्यू बोल कि बोल E लैम्डा 2π एप्सिलॉन नॉट NR। तो ये आपके पास एक आंसर आ गया। अगर इसे 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो क्या मिलेगा, E इक्वल्स टू 2 लैम्डा 4π एप्सिलॉन नॉट R। कितने बच्चे कह रहे हैं सर 2k लैम्डा अपॉन R लिख दो, क्या आएगा बोल, या आया 2k लैम्डा अपॉन R, के क्या आया तेरे पास 1/4π एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ क्या। अब हम बात करते हैं यहाँ वेरिएशन ग्राफ की। अरे डस्टर ये रहा, ठीक है। सॉरी, अगर मैं यहां बात करूं आपके वेरिएशन ग्राफ की तो ऑब्वियसली ये R ये E, तो यहां अगर आप देखो तो तुम्हें E प्रोपोर्शनल 1/R मिलेगा, E प्रोपोर्शनल 1/R। ये आ गया तुम्हारा यहां वेरिएशन ग्राफ। तो ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है ठीक है। तो हम लोग अब सेकेंड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट हमने कर ली और ये सेकेंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट, ठीक है। उस डायग्राम को मैंने रफ नहीं किया क्योंकि हमारे ये डायग्राम अभी वापस काम आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां एक यूनिफॉर्मली चार्ज शीट ले लूं, ठीक है, और ये मेरे पास आ गई ठीक है, कि ये मैंने यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज शीट ले ली और मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तरीका वही कि अगर मैं जहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो अगर हम लोग ये शीट ले लें, ध्यान देना कि यहाँ मैंने इसे शीट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये वायर कंसिडर मत करना, ठीक है। ये कितना हो गया ds, ये ds चार्ज कितना dq और dq। क्लियर हुआ, ठीक है। देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वही कंपोनेंट, वही आपका बेसिक, जो बार बार रामायण गाने से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया आपको कि भाई ठीक है सर समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा शीट के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हुआ, हाँ या ना, कि क्या हुआ कि भाई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड शीट के परपेंडिकुलर होगा। अब चलो ठीक है, इसको सजा दो, ठीक है। ये तुम्हारे पास आ गया इसका डायरेक्शंस। अब देखो कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वही गाउसियन सरफेस को कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहां जो हम गाउसियन सरफेस कंसीडर करेंगे बेटा वो होगा आपका सिलेंड्रिकल, और वो जो सिलेंडर होगा वो इस शीट के दोनों तरफ रहने वाला है। वही तुम्हें क्लोज सरफेस मिलेगी। भाई ये फर्स्ट एरियल वेक्टर लिया, यहाँ आप सेकंड ले लो, तो ds2 थोड़ा सा सजा देते हैं। ये भैया आपका ds1, ये आपका ds2 और ये आपका ds3। डायरेक्शन सर ये लो,
ds1 ds2 और ये ds3। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सर परपेंडिकुलर ई वेक्टर, ठीक है। यहां लोगे ई वेक्टर, एंगल कितने जाओ भाई, θ1 सर 0, θ2 90, यहां लोगे ई θ3 अगेन बेटा 0, ठीक है। वही तरीका गॉसियन लो को अप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा गॉस लो कि भाई इंटीग्रेशन ई वेक्टर ds वेक्टर इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ध्यान दो वही तरीका भाई, ठीक है 3 सरफेस है, तोड़ो उसको 3 में, बताए जाओ फटाफट। ई वेक्टर ds1 वेक्टर इंटीग्रेशन ई वेक्टर ds2 वेक्टर ई वेक्टर ds3 वेक्टर और इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ भैया? बताओ फटाफट एंगल, ई ds1 कोस θ1 ई ds2 cos θ2 ई ds3 cos θ3 एंड q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तरीका वही कि भैया θ1 बताइए दे भैया कितना हो रहा है 0, θ2 कितना हो रहा है 90, θ3 कितना है 0। तो आपका आंसर क्या बनेगा भाई? ये आया मेरे पास ई ds1 प्लस 0 प्लस इंटीग्रेशन ई ds3 इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब वही तरीका कि भैया जितना शीट का एरिया आपका राइट फेस पे है उतना ही कहाँ होगा, लेफ्ट फेस पे होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ जो आपके पास लिख देता हूँ कि ds1 का वैल्यू ds2 की वैल्यू के इक्वल होगा ds। तो टोटल मिला के तुम यहाँ कितना लिख दोगे, सॉरी दिखेगा नहीं, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ई ds इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई आपत्ति नहीं है? चलो फिर कि भाई 2 ई इंटीग्रेशन ds q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस ds का अगर आप इंटीग्रेशन करो तो इस शीट का कंप्लीट क्या आ जाएगा, एरिया, अरे हाँ या ना, 2e a q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो e कितना आ जाएगा q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है भैया q अपॉन a, कौन सी डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, हाँ या ना। किससे नोट करोगे, सिग्मा से, क्या आएगा q अपॉन a। क्या लिखोगे कि सर E इक्वल्स टू कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर हुआ, हाँ या ना। अब ये बताओ भाई सिग्मा भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, तो इस केस में जो वेरिएशन ग्राफ आएगा E और R के बीच कैसा आएगा? अगर आप यहां वेरिएशन ग्राफ की बात करो तो तुम्हारा कितना आने वाला है, ये E ये R, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि भैया ये E है ये R है, E जो है वो R पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, आपका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन जैसा, ठीक है। तो बेटा जो थर्ड एप्लीकेशन हम लोग ले रहे हैं वो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्लैब। अब जो शीट ली थी अब हम ले रहे हैं स्लैब, कंडक्टिंग है, तो कंडक्टिंग स्लैब में या कंडक्टिंग अगर आप कंडक्टर लेते हो उसे आप चार्ज करते हो तो क्या सिखाया था कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओनली कहाँ होगा, उसकी सर फेस पे होगा। बात क्लियर हुई भाई? चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ होगा, उसकी सरफेस पर होगा। दैट मीन ओनली कहाँ हो रहा है, उसकी
सरफेस पे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ जो आप गॉसियन सरफेस कंसीडर करोगे वो गॉसियन सरफेस आपका इस तरीके से होगा, दैट मीन ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। ये लो, ठीक है, ठीक है। तो अब यहां देखो कि वही तरीका कि पहले आपने यहां लेना है, तो ds1 और ये हो गया ds1 वेक्टर, यहां ले लो एक एरियल वेक्टर ds2 और ds2 वेक्टर। ठीक है, यहां लोगे ds3 वेक्टर। ये इनसाइड है, ध्यान रखना कैसा ही है, इनसाइड। मान लेते हैं कि भाई ये स्लैब है मेरे पास इतनी मोटी, तो गॉसियन सरफेस मैंने यहां लिया है, समझ में आ गया, पार्शियली इनसाइड करता हुआ। अब देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वही तरीका, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, 2 पॉइंट लिए थे ना, उन दोनों पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां भी कितना आ जाएगा, ई, और यहां जो ई इन होगा उस पर कितना होने वाला है, 0। वही हम लोग गॉस एप्लीकेशन अप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, ई वेक्टर ds वेक्टर इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो ओपन करते हैं, तो पहला e ds वेक्टर, e ds2 वेक्टर, e ds3 वेक्टर एंड q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन e ds1 cos θ1, ये ना आपका ई इन वाला है। ठीक है, और e ds2 cos θ2, e ds3 और cos θ3 इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई ये हमें पता है कि ई इन कितना है, 0 है। यहां ध्यान दूं θ1 कितना है सर, 0, θ2 कितना आया, 90 डिग्री, θ2 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब ज़्यादा समझाने की रिक्वायरमेंट मुझे है नहीं, डायरेक्ट पहले पुट करो कि भाई e ds1 0 प्लस 0 इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा e इंटीग्रेशन ds1 q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये जो e है इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा इसमें अपने लोग एरिया a q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां जो वैल्यू आएगा देखो दोबारा कि भाई E इक्वल्स टू q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, तो वही q अपॉन a किसके इक्वल, सिग्मा के, तो E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्लैब E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। शीट में कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था शीट में, और स्लैब में कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कौन सी है, कंडक्टिंग स्लैब है। ठीक है बेटा, तो बेटा जो हम लोग फोर्थ पॉइंट ले रहे हैं वो फोर्थ हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर सॉलिड एंड स्फेरिकल शेल। मतलब यहां 2 पॉइंट कवर कर रहे हैं। ठीक है, पहला आपका सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो गया और सेकंड हमारा हॉलो स्फीयर हो गया। दोनों एक ही तरीके से आप सोल्ड आउट करोगे। अब यहां अगर हम देखें कि भाई मैंने एक स्फीयर कंसीडर किया जिसका रेडियस हम लेते हैं कैपिटल R, और ये मेरा यूनिफॉर्मली चार्ज है।
भाई बेसिक फंक्शन क्या याद किया था आप लोगों ने कि भाई अगर कंडक्टिंग कंसेप्ट है, कंडक्टिंग अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग कहाँ करोगे? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपके ओनली सरफेस पर होगा। इनसाइड जो टोटल चार्ज अमाउंट होगा उसका रिजल्टेंट कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, मेन इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी कंडक्टर के लिए कितना होने वाला है? 0 होने वाला है। तो बेसिकली हमने जो यहां पॉइंट लिया, अब खुद देखो कि अगर हमारे पास इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट आ जाए जिसमें हमारे अलग अलग पॉइंट्स सामने आए, फॉर एग्जांपल इसकी बात करूं तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा वो आउटर साइड निकालना होगा, सरफेस में निकालेंगे। इनसाइड हम डिस्कस कर चुके, कितना होने वाला है? 0 होने वाला है। तो फर्स्ट अगर हम देखें, फर्स्ट अगर मैं पॉइंट लूं और मैं कह दूं कि भाई R इज ग्रेटर देन R, मतलब ये आपका कहां है? आउट की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहां R लिया है तो ये पॉइंट अगर मैं लूं कि भाई ये पॉइंट P है और इस पे इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? स्मॉल r है। तो आपको यहां P पर एक गाउसियन सरफेस कंसीडर करना होगा और यहां आप जब गाउसियन सरफेस लोगे कैसा आएगा? वो स्फेरिकल गाउसियन सरफेस यहां आपको लेना होगा। तो वही तरीका कि इस सरफेस पर हमने यहां, ठीक है, एरियल कंपोनेंट लिया जो कितना है? ds वेक्टर, दिस इज योर ds वेक्टर, और कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? आपके सरफेस के परपेंडिकुलर। समझ में आया? ई वेक्टर। अब वही अपना एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ आप अप्लाई करोगे तो कितना आएगा अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम कि भाई ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? भाई सिंपल है, यहां एंगल कितना? 0 डिग्री। भाई बोल कि ई वेक्टर देता हूं मैं, ई ds कोस थीटा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आया ई ds इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां ई आया इंटीग्रेशन ds q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑब्वियसली अगर आपने इस पर्टिकुलर एरिया को कंसीडर किया एज ए ds तो इसका जो कंप्लीट आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको इस गाउसियन जो आपके पास स्फेरिकल गाउसियन सरफेस है उसका एरिया यहां रखना होगा। तो यहां जो इंटीग्रेशन ऑफ ds होगा वो इस गाउसियन सरफेस का एरिया होगा। गाउसियन सरफेस कैसा कंसीडर किया है आपने? आपने लिया है स्फेरिकल। तो बेटा यहां इस स्मॉल r रेडियस के स्फीयर का एरिया कितना है? 4 पाई r स्क्वायर, जो कितना हो गया? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और e कितना हो जाएगा? q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। कितना निकल रहा है बोल भाई? कि ये आया e आउट इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर हुआ? अगर इस के क्यू का हम कांस्टेंट, ऑब्वियसली कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहां कितना आ जाएगा? ई आउट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर हुआ? अगर ध्यान दो कि इस पॉइंट को जो हमारा यहां पी पॉइंट था, ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि भाई सेकंड पॉइंट अगर मैं सरफेस पे ले लूं, मान ले कि मैंने यहां ले लिया, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? r। मतलब क्या हुआ कि r इक्वल्स टू r। अगर ये केस आएगा तो यहां इससे मैं 1 दे दूं क्या? तो ये वाला केस कौन सा आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ योर स्फेरिकल शेल या स्फेरिकल सॉलिड स्पेयर। कितना करेगा बोल भाई? E ऑन सरफेस इक्वल्स टू के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। क्लियर हुआ? ये रामायण गानी है और लिखना कितना है? R स्क्वायर लिखना है, कैपिटल R करना है। ठीक है। थर्ड पॉइंट कि भाई R लेस देन अगर R करेगा तो कि अगर तू इनसाइड कोई पॉइंट ले लेगा तो वहां तो मुझे पता है कि ई एन कितना हो रहा है? 0। तो ऑब्वियसली ए एन बराबर 0 रीजन, क्योंकि यहां जो क्यू का अमाउंट होगा वो कितना होगा? 0 होगा। फ्री चार्ज यहां प्रेजेंट नहीं होगा। कितना आएगा? 0। तो एन कितना हो गया? 0। अब बात करते हैं हम यहां वेरिएशन ग्राफ की। किसकी बात करते हैं? वेरिएशन ग्राफ की। भाई बोल
ये ले, ये तेरे पास आ गया डिस्टेंस, और ये आ गया तेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ अगर मैं दे दूंगा ये डिस्टेंस कैपिटल आर है, मतलब स्फीयर के अंदर वाला पोर्शन है, तो ऑब्वियसली इनसाइड कितना था भाई, ये मेरे पास ए एन बराबर कितना है 0। और अगर सरफेस की मैं बात करूं तो ये मेरे पास जो सरफेस वाला पोर्शन आया, ध्यान दे ले कि ये जो मेरे पास पॉइंट आया वो कितना आ रहा है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो कितना है मेरे पास ई मैक्स। दोबारा देता हूँ कि ये मेरे पास है ई मैक्स इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ से आगे बढ़ोगे तो ये ग्राफ आपका यूं जाएगा, डेट मीन ई आउट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये तुम्हारे पास आया यहाँ पे इसका वेरिएशन ग्राफ। ठीक है, तो हमने हमारे 4th पॉइंट कवर किया, लेकिन 4th नहीं 2 पॉइंट कवर है, 4th एंड 5th। भाई कंडक्टिंग स्फीयर तो है, चाहे वो आपका सॉलिड हो चाहे वो आपका होलो हो, डेट मीन स्फेरिकल शेल लोगे तो भी यही कंडीशन आपको करनी है। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास आ गया 4th पॉइंट। तो बेटा आज की क्लास का लास्ट टॉपिक लेते हैं, और गाउस एप्लीकेशन का हम लोग 5th पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के नज़रिए से भी और न्यूमेरिकल के नज़रिए से भी। अब ये आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब यहाँ देखना कि भाई कौन सा दिया हुआ है आपको बेटा, इस बार आपको गिवन है नॉन कंडक्टिंग। तो पहले आप कंसेप्ट दिमाग में ये बैठना चाहिए, अगर नॉन कंडक्टिंग है तो यहाँ जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं यहाँ स्फीयर कंसिडर किया और उस स्फीयर को मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज कंसीडर कर लिया। अब वही तरीका हमारा कि भाई ये पॉइंट लिया आपने और भाई ये रेडियस आपने आर ले ली, कि भाई इस स्फीयर की रेडियस आर है। दिमाग में वही क्वेश्चन आ रहा है कि भाई आउटर पॉइंट आएगा, सरफेस पे लोगे या इनर लोगे। तो हम लोग जो हमारा फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं वो ले रहे हैं आर इज ग्रेटर देन आर, कि भाई यहाँ जो मैंने पॉइंट लिया वो ये ले लिया। ठीक है, कि ये मेरे पास पॉइंट पी है और ये आर, तो मुझे यहाँ वही तरीका कि आर रेडियस का, चलो इसको गोल करने की कोशिश करते हैं कि ये हमसे एक तरीके से, अभी भी नहीं हो रहा क्या? अरे भैया हो जा रे। चलो जितना गोल होना था उतना गोल हो गया। चलो यार गोल ही कर देते हैं। ठीक है, 90% सही है अपना। ठीक है, अब देखो कि भाई यहाँ ये डिस्टेंस कितना लिया आपने, ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ आर। ठीक है, तरीका हुई कि इस वाले पॉइंट पर यार क्यों अपन बना रहे हैं इसको, अपन सीधा लिख देते ना आंसर इसको। ठीक है, अपन सीधा करेंगे इसको कि भाई ये मेरे पास पॉइंट है, ये मेरे पास ds वेक्टर, ये e वेक्टर, थीटा मेरे पास 0, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया ई आउट। क्लियर हो गया? वही कंसेप्ट जो बैक साइड किया था ना वो का वो करना है। ठीक है, अब चलो वही तरीका अगला, कहाँ पे, सरफेस पर देख लो कि भाई यहाँ पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो तुम्हारा ई सरफेस कितना होने वाला है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। बात क्लियर हुई क्या? हाँ है ना, वही कंसेप्ट है, वही मेथड यूज में लेना पड़ेगा जो हम लोग नंबर 4th के लिए ले रहे थे। अब 3rd देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, रफ कर रहा हूं इसको ना, देखो नंबर 3rd
कि भाई E इज लेस देन R। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करो कि भैया तुम्हारा, अगर हम लोग ये करेंगे, ये आपके पास ये तुम्हारे पास स्पेयर है, ठीक है, और इसका रेडियस हमने कैपिटल R ले रखा है, ठीक है। अब यहाँ जो हमारे पास पॉइंट है वो पॉइंट आपका मान लेते हैं भाई यहाँ वो पॉइंट है, क्या गोल क्यों नहीं बन रहा आज? ये लो, ये ले, बन गया। ठीक है, तो बेटा थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो हम इनसाइड वाला ले रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि भाई ये हमारे पास हमारा जो ठीक है, ये हमारे पास हमारा स्पेयर है, ठीक है, जिसकी रेडियस हमने कैपिटल R कंसीडर की हुई है, वही हमारे पास जो पहले था। बट यहाँ जो पॉइंट है वो इनसाइड है, कहाँ है? इनसाइड। अब एक चीज बताओ कि अगर इनसाइड आप लोगे तो जो चार्ज डेंसिटी है उसमें क्या फर्क आएगा? भाई जो अमाउंट ऑफ चार्ज है, जो स्मॉल आपका स्पेयर है उसमें कम होगा, और बड़ा स्पेयर है उसमें आपका चार्ज क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो बात यह कहनी है कि भाई ये मेरे पास वही पॉइंट है, मान लेते हैं भाई ये मैंने एरियल वेक्टर लिया, ये रेडियस स्मॉल r, और यहाँ तुम लोगों ने ले लिया भाई ये मेरे पास सर ई इन का डायरेक्शन और यहीं आपका डी एस का डायरेक्शन। मैंने कहा ठीक है भाई ले लो, ठीक है, ये मैंने डी एस ले लिया। तो तुम्हारे पास ये कितना आया? ई इन डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा? क्यू डैश। कितना आएगा? क्यू डैश आएगा। तो तुम्हारे पास ये कितना बचा कि भाई ये आया, सॉरी वेक्टर नहीं लगाया अपने, वेक्टर, और ये आया मेरे पास ई इन वेक्टर डॉट, सॉरी ओपन कर देते हैं ना इसको, डी एस कॉस थीटा क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थीटा का वैल्यू कितना? 0 इन डी एस और ये क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो तुम्हारे पास ई इन इंटीग्रेशन डी एस क्यू डैश एप्सिलॉन नॉट। क्यू डैश क्यों ले रहा हूँ? कि जो चार्ज इस आपके गाउसियन सरफेस में है, ध्यान रखो, इसमें जो है, जो चार्ज आपके इसमें जो है वो हमने कितना कंसिडर किया है? हमने क्यू डैश कंसिडर किया है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास कितना आया? इन 4 पाई आर स्क्वायर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और तेरा इन का वैल्यू कितना आ जाएगा? क्यू डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या तू लिख सकता है भाई ई इन के क्यू डैश आर स्क्वायर। क्लियर हो? अब यहां ध्यान दे कि अब हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो करनी है इस क्यू डैश की, ठीक है। सिंपल तरीका है कि भाई हम कहें द नेट चार्ज, कैपिटल क्यू मान लेता हूं मैं, ठीक है, या चल ठीक है क्यू, द नेट चार्ज क्यू प्रेजेंट ऑन वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में? 4/3 पाई आर क्यूब में, ठीक है। देन यूनिट चार्ज प्रेजेंट इन
पर यूनिट चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कितना, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। देन चार्ज प्रेजेंट इन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब यहां जो आपके पास इस गाउसियन सरफेस का जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, उसमें कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, तो ये होगा Q डैश Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। कितना आया तेरे पास, वैल्यू आई यहाँ Q डैश 4/3 से 4/3 पाई से पाई क्या आ गया, आर क्यूब एंड क्यू। तो वैल्यू पुट कर इसमें, तो यहाँ अगर आप वैल्यू पुट करोगे क्या आएगा, एन के अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब एंड क्यू। कितना आएगा एन के लिए, के क्यू आर क्यूब एंड आर। मतलब क्या आया कि मतलब ये आया कि एन प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर हुआ कि यहां जो आपके पास कंडीशन आई वो आई एन प्रोपोर्शनल टू आर। ये तेरे पास हो गए तीनों केस, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे यहां वेरिएशन ग्राफ की। किसकी बात करेंगे, ठीक है। चला जा, ये ई ये आर। तो अगर हम लोग ये देख लें भाई, ये यहां तक इसका रेडियस है, तो भाई इनसाइड का जो कंडीशन था वो यूं था क्या कि भैया ये आया था एन प्रोपोर्शनल टू आर, और ये तेरे पास आया ई मैक्सिमम कितना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इसके बाद का ग्राफ ये आया मेरे पास ई आउट प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। ये तेरे पास पॉइंट था ई मैक्स का, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास यहाँ वेरिएशन ग्राफ, ठीक है। तो हमने आज एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ में हमने 5 एप्लीकेशन कवर करी, और पांचों एप्लीकेशन हम एक ही लेक्चर में कवर कर रहे हैं। इससे हमारा काफ़ी टाइम बच रहा है, ठीक है बेटा, आप नोट कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका बोर्ड एग्जाम्स में इस पॉइंट में से क्वेश्चन आना कंपलसरी सा ही है, ठीक है।